In the previous lecture, we have read about the active acquired immunity. In this lecture, we will learn about the passive acquired immunity. So let's start. जो passive acquired immunity है, in this type of immunity, the immunity developed by transfer of serum or lymphocytes from a specifically immunized individuals. तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में बने हुए लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडी उनके ट्रांसफर के द्वारा इस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होती है। यानी कि मूल रूप से जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी हैं या सेल्स हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति में दूसरे जीव में बनती हैं, वहाँ से इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया जाता है और उसे जिस व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है उसमें इम्यूनिटी आ जाती है और इस तरीके से प्राप्त इम्यूनिटी को उस व्यक्ति में पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब दिस इज ए यूजफुल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग रेजिस्टेंस रैपिडली। ये जो तरीका है ये इस बात में उपयोगी है कि बहुत जल्दी ही हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है हमारे शरीर को, क्योंकि हमारे शरीर को बना बनाया जो कि दूसरे शरीर में पहले से बन गया है तो वो बना बनाया एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स मिल जाती हैं, इसलिए हमें इंस्टेंट रेजिस्टेंस बॉडी को मिलता है, तुरंत मिलता है। तो ये इसका जो है यूज़ है, यूज़फुल है। एज लाइक विदाउट वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें जो है तुरंत ही हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, इसमें एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता हमें कि पैथोजन हमारे संपर्क में आएगा, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसको धीरे धीरे उसके खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में प्रोड्यूस होंगी, तब तक कुछ समय लगेगा। तो ये पीरियड यहाँ पर नहीं उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी ऑलरेडी किसी दूसरे के शरीर में बनी है और वहाँ से हम सीधे लाके जिसको ज़रूरत है उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो इस दृष्टि से ये यूज़फुल है कि तुरंत ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। यहाँ पर जो है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट हैं उनके सिंथेसिस के लिए ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी है इट इज़ आल्सो टू टाइप्स, जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी थी ऐसे ये भी दो तरीके का है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी एक नेचुरल होती है और दूसरा आर्टिफिशियल होती है। तो दोनों को देखते हैं। पहला जो है अपना नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ओरिजिनेटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो है जो सीरम का ट्रांसफ़र है या एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र है वो किसी आर्टिफिशियल एजेंट के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वो अपने आप प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए इसको नेचुरल कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र है वो मदर से शिशु में होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो नेचुरली जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई इसके लिए अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता और ना ही जो है इसमें कोई व्यवधान होता है। The example of this type of immunity is the prevention of neonatal tetanus in fetus by active immunization of pregnant mother। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि हम जो प्रेग्नेंट मदर है उसको टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, उस टेटनस के इंजेक्शन के परिणाम स्वरूप मदर बॉडी में एंटीबॉडीज या यूँ कह लीजिए एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है और इस एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है और फीटस को भी टेटनस से बचाता है। तो यहाँ जो है नेचुरल तरीके से जो मदर के बॉडी में बने हुए
इम्यून कंपोनेंट हैं वो शिशु के शरीर में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इस तरीके की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। It is achieved by administering tetanus toxoids to pregnant mothers during the last trimester of pregnancy. अब ये कैसे होता है, तो प्रेगनेंसी के अंतिम ट्राइमेस्टर में मदर के शरीर में टेटनस का टीका खा लीजिए, जो कि टेटनस का टॉक्साइड्स होता है, जो टेटनस बैक्टीरिया है उसके द्वारा प्रोड्यूस टॉक्सिन्स होते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मदर बॉडी में, और वो इंड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनिटी को मदर बॉडी में। ये एक्टिव इम्यूनिटी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होती है। तो इस विधि से ये उत्पन्न होता है, यानी मदर के शरीर में टेटनस का टॉक्साइड इंट्रोड्यूस किया गया, उसके रिस्पॉन्स में एक्टिव इम्यूनिटी बनी और फिर वो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर हुई शिशु में। This induces production of high level of antibody in mother against tetanus toxins. After birth, against the risk after immunity is also observed by mother to newborn during breastfeeding. तो यहाँ पर देखिए, दिस इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी इन मदर। जब मदर में टेटनस का टॉक्साइड्स वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो मदर के बॉडी में हाई लेवल यानी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है इसके खिलाफ, टेटनस के टॉक्सिन के खिलाफ। और जब मदर बॉडी में, यहाँ तक लिखना है, इसके आगे सेंटेंस गलत हो गए हैं तो यहाँ छोड़ देना है, यहाँ तक लिखना है दिस इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी इन मदर्स अगेंस्ट टेटनस टॉक्सिन्स। तो जब मदर के बॉडी में टेटनस के टॉक्साइड्स या टेटनस की वैक्सीन दी जाती है, तो उनके शरीर में बड़ी मात्रा में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं, और ये जो एंटीबॉडी है वो these antibodies are subsequently transferred from mother to fetus through placenta। और जब मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो ये मदर से जो प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर शिशु है, प्रेगनेंसी में जो शिशु है उसको ट्रांसफर हो जाती हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। दीज एंटीबॉडीज सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्ट न्यूनेट्स आफ्टर बर्थ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ टेटनस। और ये जो एंटीबॉडी ट्रांसफर हुई हैं शिशु को, जब उसका जन्म हो जाता है, तो जन्म के अगले कुछ समय तक उस नए जन्मे हुए नवजात शिशु की टेटनस से सुरक्षा करती हैं, क्योंकि उसके शरीर में एक्टिव इम्यूनिटी टेटनस के खिलाफ आ गई है, जो कि मदर बॉडी में डेवलप हुई थी और प्लेसेंटा के थ्रू शिशु में आई थी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आल्सो डेवलप्स बाय ट्रांसफर ऑफ IgA एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न थ्रू मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक एंटीबॉडी हो गई जो कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। दूसरा एक और तरीका है, वो है ट्रांसफर ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ये एंटीबॉडी, यानी ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ये एंटीबॉडी वो मदर से न्यूबॉर्न को उसके माता के दूध के द्वारा ट्रांसफर होता है। दूध में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, तो जब शिशु स्तनपान करता है उसमें IgA दूध के थ्रू उसके शरीर में पहुंचता है और वो भी इसे इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो ये दूसरे तरीके का एक्टिव बट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि नेचुरली ये ट्रांसफर होती है मदर से शिशु में। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में अभी तक हम लोगों ने नेचुरल देखा, अब आर्टिफिशियल देखते हैं, जिसमें हम प्रयास करके किसी एक व्यक्ति से एंटी सीरम प्राप्त करके, एक व्यक्ति कह लीजिए या एक जीव से जिसके शरीर में किसी रोग से संबंधित एंटीबॉडीज बनी हैं, उसी रोग को जब दूसरे व्यक्ति में या मनुष्य में होता है, तो उस जीव से उस एंटी सीरम को मनुष्य में ट्रांसफर किया जाता है।
ये जो आता है ये कृत्रिम तरीके से आता है, क्योंकि नेचुरली ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें ट्रांसफ़र किसी एजेंट के द्वारा कराया जाता है। यानी इसमें टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं। उस जिस जीव के शरीर में एंटी सीरम बना है, एंटीबॉडी बनी है, वहाँ से उसे प्यूरिफाई किया जाता है एंटी सीरम के रूप में, और फिर जो है इस एंटी सीरम को ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति को चढ़ाया जाता है जिसे ज़रूरत है। So this type of immunity develops in an individual by administration of preformed antibodies, generally in the form of anti-serum raised against an infecting agent. तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी व्यक्ति में, वो उस व्यक्ति में पहले से बनी एंटीबॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, और ये एंटीबॉडी जो है वो एंटी सीरम के रूप में एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। ये कहाँ उत्पन्न की गई हैं? ये रेज्ड की गई हैं या बनाई गई हैं अगेंस्ट एन इन्फेक्टस एजेंट, किसी इन्फेक्टस एजेंट के अगेंस्ट जो है किसी दूसरे जीव में ये बनाई गई हैं। तो इन्हें एंटी सीरम के रूप में हम जो पहले से बन गई हैं उसको किसी व्यक्ति के शरीर में एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे उसमें पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। Administration of these antiserum makes large amount of antibodies available in the recipient host to neutralize the action of toxins. तो जब हम किसी व्यक्ति में इस तरीके से बड़ी मात्रा में एंटी सीरम एडमिनिस्टर करते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो अब उसमें बड़ी मात्रा में ऐसी एंटीबॉडी उपलब्ध होती हैं जो उससे संबंधित टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अगर वो किसी कारणवश शरीर में पहुंचा है तो उसे वो न्यूट्रलाइज कर देती है और व्यक्ति जो है वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज एंड हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरसेस एक्सेट्रा। अब इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो है कि जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया होता है, यानी रेबीज का इन्फेक्शन उसको हो जाता है, या हेपेटाइटिस ए और बी का पता लगता है, तो ऐसे व्यक्ति में हम पहले से ही इन बीमारियों के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति में या किसी दूसरे जीव में जो एंटी सीरम तैयार किए गए हैं उनको इंजेक्ट करते हैं वहाँ से प्राप्त करके। और ये जब भी हमें पता चलता है इन्फेक्शन हुआ है तो बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने से पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करना होता है। तो गिवन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, यानी अभी जो है जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसमें वायरस अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, वो अपनी लाइफ साइकिल की शुरुआत कर रहा होता है, तभी ये जो एंटी सीरम है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ ही ना हो, उनका रिप्लिकेशन रुक जाए और बीमारी डेवलप ना होने पाए। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही इनके इंजेक्शन कर दिए जाते हैं शरीर में, और ये पहुंच जाते हैं तो ये जो है प्रिवेंट रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, ये वायरस के रिप्लिकेशन को रोक देते हैं एंड हेंस अल्टर द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरीके से जो संक्रमण की दशा है उसको ये बदल देते हैं। Immediate availability of large amount of antibody is the main advantage of passive immunity. तो पैसिव इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि हमें तत्काल बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में जब इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे हमारी मशीनरी उसके खिलाफ सक्रिय होती है और एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है, तो उसमें कुछ समय लग जाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हम चूंकि इंट्रोड्यूस करते हैं तो जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में एट वंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी वो शरीर में प्रेजेंट हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ। अब इसका जो मतलब कमी है वो ये है, हाउ योर शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ दीज एंटीबॉडीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन if antibodies prepared in other animal species are given to individual who are hypersensitive to these animal globulins। अब इसका जो एक दो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि जो
दूसरे के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी थी, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। यानी कि जब वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र की जाती हैं तो उनकी आयु बहुत कम बची होती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक इसके द्वारा इम्यूनिटी नहीं रहती। वो थोड़े समय के लिए होती है और फिर धीरे-धीरे एंटीबॉडी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति में अति संवेदनशीलता है किसी ऐसे पदार्थ के प्रति जो किसी दूसरे स्पीशीज़ के जीव में तैयार किया गया है, या अगर बहुत सिंपल भाषा में कहें कि अगर व्यक्ति को किसी दूसरे जीव के शरीर में बने हुए से पदार्थ से एलर्जी है, तो वहाँ पर जब हम इस बाह्य एंटी सीरम को व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी डेवलप होने का खतरा होता है, या आम भाषा में जिसे कहते हैं रिएक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये इसकी कमियां हैं। अगर रिएक्शन नहीं है, व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव नहीं है, तभी इसका लाभ हो सकता है, अदरवाइज हम इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो दो मतलब इसकी ड्रॉबैक्स हैं। एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से जो इम्यूनिटी है वो लंबे समय तक नहीं बनी रहती। दूसरा ये है कि अगर व्यक्ति किसी बाह्य पदार्थ के जो बाह्य पदार्थ के रूप में दूसरे स्पीशीज़ के शरीर में बना हुआ एंटी सीरम है, इसके प्रति हाइपर सेंसिटिव है, तब भी इसे हम उसके शरीर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसके शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होंगी, उसकी क्रियाएं होंगी और उसे नुकसान हो जाएगा। तो फ़ायदा होने के बजाय इसमें नुकसान होगा, इसलिए ये बात पहले से ध्यान में रख के ही इसका लाभ लिया जा सकता है। अब जो ये ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो थोड़े समय के लिए ही ऐसी इम्यूनिटी बनी रहती है शरीर में, तो फिर कुछ कंडीशंस में ऐसा करते हैं कि तत्काल लाभ के लिए हम पैसिव एंटीबॉडी को प्राप्त कर लेते हैं और उसी समय एक्टिव वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि बॉडी जो है ऐसे पैथोजेंस के संपर्क में आ जाए और हमारी जो इंटरनल मशीनरी है नेचुरली उसके खिलाफ धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाए। और जब तक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी समाप्त हो रही है, समाप्त होने को हो, तब तक हमारा शरीर खुद ही नए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे और वो उसकी जगह ले। तो इस तरीके से शरीर में इम्यूनिटी बनी रहती है और लंबे समय तक उस रोग के प्रति हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। तो ये दोनों का एक कंबाइंड थेरेपी है। कंबाइंड पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय गिविंग बोथ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या एंटी सीरम एंड वैक्सीन to provide immediate protection and long term protection respectively against a disease। तो दोनों को मिला के हम लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं और तुरंत जो इम्यूनिटी की ज़रूरत है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक्टिव और पैसिव दोनों का लाभ हमें मिल जाता है। तो कंबाइंड थेरेपी भी जो है की जाती है और इसका जो एग्जाम्पल है, दिस अप्रोच इज फॉलोड for prevention of certain infectious conditions, namely tetanus, rabies and hepatitis B। तो इस तरीके की जो विधि है वो कुछ ऐसे कंडीशंस में अपनाई जाती हैं, जैसे टेटनस में, रेबीज में, हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में, यानी उसे एंटी सीरम या एंटीबॉडी भी दी जाती हैं और उनकी वैक्सीन्स भी लगाई जाती हैं, ताकि शुरू में जब तक हमारा शरीर एक्टिव हो रहा होता है तब तक जो पैसिव इम्यूनिटी के रूप में एंटी सीरम हमने इंट्रोड्यूस किया है वो काम करता है, और जब तक वो समाप्त होने को होता है हमारी बॉडी स्वयं नए ऐसे एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहती है। अब ये तो हो गई अपनी बात पैसिव इम्यूनिटी को लेके। पैसिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की थी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से फीटस को प्राप्त होता है, चाहे वो प्लेसेंटा के थ्रू प्राप्त हो चाहे मिल्क के थ्रू प्राप्त हो। दूसरा यह है आर्टिफिशियल, जिसमें एंटीबॉडी किसी दूसरे जीव के शरीर में बनती है और वहाँ से निकाल के इसे हम किसी दूसरे व्यक्ति में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इससे संबंधित कुछ टर्म हैं, जैसे लोकल इम्यूनिटी। तो लोकल इम्यूनिटी क्या होती है? लोकल इम्यूनिटी ये होती है पूरे शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती है, बल्कि किसी विशेष साइट में
इम्यूनिटी पाई जाती है और ऐसी इम्यूनिटी को हम लोकल इम्यूनिटी कहते हैं। लोकल इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी प्रेजेंट टू ए पर्टिकुलर साइट, किसी शरीर में किसी विशेष स्थान को ये पाई जाती है, ऑफ द बॉडी जनरली एट द साइट ऑफ इन्वेजन, और मुख्यतः जो है ये ऐसे भागों में होती है जहाँ पर जो पैथोजेंस हैं उनके आक्रमण का खतरा होता है, जैसे माउथ है, एनस है, और दूसरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भाग हैं, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर चूँकि ये किसी ओपनिंग से बाहर खुलते हैं तो वहाँ से इन्फेक्टियस एजेंट के पहुँचने की संभावना होती है। नेजल पैसेज हैं, तो यहाँ पर ये जो है लोकल इम्यूनिटी पाई जाती है। अच्छा, लोकल इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय सेक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडी, और ये जो लोकल इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए के द्वारा उत्पन्न की जाती है इन वेरियस बॉडी सेक्रीशंस। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ये है, ये शरीर के द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों में उपस्थित होता है, जैसे म्यूकस है, सलाइवा है, टीयर्स हैं, तो इन सब में आईजीए होता है और ऐसी जगहों पर वो जो पैथोजन है उनके इन्वेजन को रोकता है, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ताकि वो शरीर में अस्थायी रूप से स्टेब्लिश ना हो पाए। तो ये होती है लोकल इम्यूनिटी, जो शरीर के लोकल भागों में या किसी पर्टिकुलर साइट पर होती है। दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड लोकली बाई, अब ये जो आईजीए एंटीबॉडी है ये उस लोकल स्थान पर ही पैदा की जाती है, बनाई जाती है, बाई प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट ऑन म्यूकोशल, के जो म्यूकोसा होता है म्यूकोशल सरफेस पर उपस्थित होती हैं, क्योंकि जितने भी इस तरीके के आर्गन हैं वो बाहर से म्यूकोसा से ढके रहते हैं। तो म्यूकोशल सरफेस में प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, और इन सेक्रेटरी ग्लैंड्स या वहाँ पर जो स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। नेचुरल इन्फेक्शन और एटेनुएटेड live viral vaccines given orally or intranasally to induce local immunity at gut mucosa and nasal mucosa respectively। तो अब चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा हो या वैक्सीनेशन के द्वारा हो, वैक्सीनेशन दिया जाता है, मुख के द्वारा ऐसी वैक्सीन दी जाती है जो एलिमेंट्री कैनाल में जाती है और वहाँ पर लोकल वहीं पर जो है इम्यूनिटी प्रदान करती है। दूसरा नेजल म्यूकोसा के थ्रू दिया जा सकता है, क्योंकि नेजल पैसेज भी एक पथ है जिसके द्वारा पैथोजन प्रवेश कर सकते हैं, तो वहाँ भी ऐसी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है किसी विशेष पैथोजन के खिलाफ, जिससे वो इन रास्तों के द्वारा शरीर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और ना ही वो अपने को स्टेब्लिश कर पाते हैं शरीर। तो ये हो गया लोकल इम्यूनिटी, जिसमें किसी पर्टिकुलर साइट पर इम्यूनिटी होती है, और ये इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन ए के कारण होती है जो शरीर के अलग अलग प्रकार के स्रावों में उपस्थित होता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए या तो नेचुरली इन्फेक्शन हो या हम वैक्सीन के रूप में बॉडी को उससे परिचित कराएं, और ऐसे वैक्सीन ओरल रूप में दिए जा सकते हैं या इंटरनेजल के रूप में सूंघ कर लिए जा सकते हैं। तो ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी म्यूकोसा को या नेजल म्यूकोसा को इम्यून बना देते हैं, वहाँ से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को रोक देते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को भी रोक देते हैं। दूसरा शब्द आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मीन्स होता है झुंड। झुंड का मतलब जब बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है तब उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स एन ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन ए कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में सभी स्तर का इम्यूनिटी किसी रोग के खिलाफ डेवलप हो जाए तो उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। यानी हर एक व्यक्ति में किसी रोग के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है या मोस्ट ऑफ द पीपल में डेवलप हो गई है तो उसे हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी।
अब ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, ये जाहिर सी बात है, या तो वैक्सीनेशन से उत्पन्न हो सकती है या फिर बड़ी पैमाने पर ऐसे इन्फेक्शन होने से समाज में उत्पन्न होता है कि बहुत सारे लोगों में जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें उस रोग के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो इरेडिकेशन ऑफ एन इन्फेक्टियस डिसीज डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए हाई लेवल ऑफ हार्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। अब किसी संक्रामक बीमारी को अगर उसको ख़त्म करना है, उसको उसको निर्मूल करना है, इरेडिकेट करना है, तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समाज में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उस पैथोजन के प्रति, यानी कि समाज में बढ़ बड़े स्तर पर अधिसंख्यक लोगों में, ज़्यादातर लोगों में उस बीमारी के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो, तभी जो है वो किसी संक्रामक बीमारी को हम निर्मूल कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में उसके प्रति इम्यूनिटी होगी तो वहाँ पर वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाएगा, और जब वहाँ जड़ नहीं जमा पाएगा तो उनके थ्रू दूसरे व्यक्ति में भी उसका प्रवेश रुक जाएगा, वहीं जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से संक्रामक जो रोग हैं उनका रोकथाम किया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है किसी समाज में। दूसरा यह है, एपिडेमिक्स ऑफ ए डिसीज इज लाइकली टू अकर व्हेन हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिसीज इज वेरी लो। अब किसी बीमारी के प्रति जो महामारी होती है उसकी संभावना तब ज़्यादा हो जाती है, लाइकली टू अकर यानी ज़्यादा हो जाती है, व्हेन हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिसीज इज वेरी लो, जब किसी समाज में जो ये सामूहिक स्तर की इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम होती है। अगर कम है तो ज़्यादातर लोगों में संक्रमण होगा और फिर वो उनसे और ज़्यादा लोगों में फैलेगा, अल्टीमेटली वो एक महामारी का रूप ले लेगा, एपिडेमिक्स का रूप ले लेगा। तो एपिडेमिक्स तभी आता है जब हर्ड इम्यूनिटी लो लेवल की होती है, और इससे हमें पता चलता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ससेप्टिबल पीपल इन दी कम्युनिटी, इससे हमें पता चलता है कि अभी उस समुदाय में उससे उस संक्रमण से जो ससेप्टिबल होने वाले लोग हैं, जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। तो अगर किसी रोग के प्रति महामारी उत्पन्न होती है, इसका मतलब उस समाज में अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है और उसमें ज़्यादातर लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, संक्रमित होने वाले हैं, ससेप्टिबल। ये दो टर्म है, लोकल इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी। इस तरीके से we will continue our lecture on the immune system. It is another